पाक अफगान सरहद पर हालिया दिनों में फितनतुल खारिज की जानिब से की जाने वाली जारहियत ने एक बार फिर इस तल हकीकत को बेनकाब कर दिया कि अफगानिस्तान मुसलसल भारत के इशारों पर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आया। अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 23 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए, जबकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 200 से ज़ायद जो तालिबान हैं और उनसे मुंसलिक दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया है। ये कार्रवाई एक दिफाई रद्दअमल थी, लेकिन इस कार्रवाई ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि दहशतगर्दी कहीं भी की कमी गाहें जहाँ भी होंगी पाकिस्तान उनको तबाह करेगा। अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए हों। तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान हमेशा भारत के हाथों इस्तेमाल होता रहा है। आज जब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं, इसी दौरान अफगान सरहद से दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काबुल की मौजूदा पॉलिसी भारत के मफादात से हम-आहंग हो चुकी है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान को एक आला-कार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और अफसोसनाक बात यह है कि अफगानिस्तान ने भी इस किरदार को बखुशी कबूल किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता इब्तदाई से पेचीदा रहा है और आज़ादी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत की मुखालिफत की। ये एक अलामती मगर इंतहाई मानी खेज़ कदम था जिसने दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद की बुनियाद रखी। अफगानिस्तान हमेशा ये तासुर देता रहा है कि पाकिस्तान ने उसके दाखिली मामलात में मुदाखलत की है। हालांकि हकीकत यह है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो सबसे पहले पाकिस्तान ही था जिसने अपने दरवाजे अफगान अवाम के लिए खोले। लाखों अफगान महाजरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी, उन्हें रिहाइश, रोज़गार और तालीम के मौक़े फराहम किए। पाकिस्तान की मईशत पर इस बोझ के बावजूद अफगान महाजरीन को अपने शहरियों जैसा दर्जा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी महाजिर आबादी को संभाले रखा। ये कोई मामूली एहसान नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है आज जब चीज़ें बिल्कुल बरक्स हो रही है तो फिर DGISPR को भी कहना पड़ता है, जिस एहसान फरामोशी पर लबकुशाई करना पड़ती है। और एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और भारतीय प्रॉक्सीज़ जो है भारत के हाथों में खेल भी रही हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। और दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे पर देखा जाए तो जो इज़राइल और हमास के माबैन या फ़लस्तीन के माबैन जो जंग बंदी का मुआहदा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजरायली पार्लियामेंट के अंदर महवे गुफ्तगू होना, ख़िताब करना और फिर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का इस अंदाज़ में शुक्रिया अदा करना और ये कहना कि 2 साल पहले जो हुआ वो आपके हिमा पर हुआ, ये भी खासा बाइस ताज्जुब और मानी खेज़ है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अली फ़ानी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अफ़गान बॉर्डर से जो कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन रिस्पॉन्स इन अ वेरी बिफिटिंग मैनर, हाउ डू यू सी दैट? और एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में और SG शंकर ऑलरेडी एक धमकी दे चुका था, तो ऐसे में पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को कैसे देखता है? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कभी भी कोई मुस्तकिल आपका दोस्त नहीं होता है और कभी भी कोई मुस्तकिल आपका दुश्मन नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ परमानेंट होती है और वो होता है किसी भी रियासत का अपना कौमी मफाद। अब ये वो अफ़गानिस्तान जिसमें आप इंट्रो में आप बता रहे थे कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तब से लेके अब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा रहे हैं। अयूब खां का दौर एक ऐसा दौर था जिस दौर में वहाँ ज़हीर शाह की गवर्नमेंट आती है और जो दाऊद खान जो कि सोवियत बैक वहाँ पे प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने जब इस्तीफ़ा दिया तो ज़हीर शाह के दौर में वो जो एक 1963 से लेके 1973 तक का जो इरा है वो आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप में एक कुछ सुनहरे बाब के तौर पर या रिलेटिवली आप कह लो कुछ बेहतर ताल्लुकात आपको नज़र आते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और उनकी इकोनॉमी को लेके और उनके पॉलिटिकल मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा असिस्ट किया। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा साल जिसने पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको तब्दील कर दिया था, वो था 1979। 1979 रेहान वो साल है जिसमें एक तरफ सीज ऑफ मक्का जो है वो सऊदी अरेबिया में हो रहा था, उसी वक्त जो है वो 79 के अंदर रशिया जो है वो इन्वेड कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, और उसी साल के अंदर जो ईरान है उसमें भी एक इनकलाब बर्पा हो रहा था जिसको हम खुमैनी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उस साल ने आके पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो डायनामिक्स हैं उनको तब्दील कर दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद जाहिर है मतलब हमारे पास शायद इससे ज्यादा डिटेल्स में जाने का वक्त ना हो, क्विकली जरा मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे आऊंगा। जाहिर है आपके पास तो एक पूरा खजाना है
आर्काइव्स है जिसमें से चीजें निकल के आ जाएंगी। मैं 9/11 से पहले तक भी देखूं तो बहुत सारा कंट्रोल हमारा था, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज और ये सब चीजें चल रही थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट? मतलब एक ट्रांजिशन होना, वहां पे तालिबान हुकूमत आना, दोहा एग्रीमेंट हो जाना, अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जिस अंदाज में हो रहा है, क्या समझा जाए कि अफगान तालिबान के पेश नजर इस वक्त सिर्फ ज़ाहिर इकॉनमी है जिसको वो चलाना चाहते हैं, कार्य सरकार चलाने के लिए उन्हें जहां से सहूलत मिल रही है, नो मैटर व्हाट वो करेंगे और उसका नुकसान हमें हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है ना, अगर आप 1960 की बाद भी देखें तो यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वो ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको तस्लीम किया था। और पाकिस्तान ने ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद जो 20 साल नेटो विदड्रॉ के दरमियान का जितना भी अरसा रहा है, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर एक रीजन रहा है। और पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो हमारा मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत हमेशा पाकिस्तान फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है वो ऑलरेडी इंडिया हमारा एक अजली और अब्दी जो दुश्मन है वो हम वहाँ पे मौजूद है। अब करंटली जो कुछ भी तालिबान जो है वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अगेन 2021 के बाद जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान भी ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो कम हो जाएगी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिनको आप एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर जिस रीजन को हम समझते रहे और जिन तालिबान को पाकिस्तान किसी भी हद तक सपोर्ट कर रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और मिलिट्री के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसका तारीख और इंटरनेशनली हम सब उसको जानते हैं। लेकिन उनकी हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ी और हम देखते हैं कि हर आने वाले गुजरते हुए दिन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मासूम लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं और जगह जगह जो धमाके हैं वो हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें वो तमाम स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है जो कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है, उस तनाजुर के अंदर अब ये बड़ा ज़रूरी था एट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कि इसको एक बड़े कैटेगोरिकली इसको रिस्पॉन्स किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डिप्लोमेटिक डोमेन में इसको हल नहीं किया जा सकता था, इन पर्टिकुलर जब पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा एग्रीमेंट एक और ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ हुआ है, तो क्या डिप्लोमेटिकली, और फिर मैंने हवाला दिया दोहा पीस एग्रीमेंट का, जाहिर है उसमें भी स्टेक होल्डर है, वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज यूएस, तो क्या डिप्लोमेटिकली इसको हल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि ये सिर्फ टीटीपी के साथ मामला नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस के अंदर आता है। बिल्कुल, देखिए रेहान, पता क्या है, अब करंटली पाकिस्तान को एक इंतहाई सोच समझकर और फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त इस रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ड्रास्टिक जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर आ रही हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका एंड भी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहा जाता है उसके ऊपर उसका इख्तिताम हुआ था। इसी तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो इख्तिताम है वो भी टेबल टॉक के ऊपर हुआ था और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है वो फॉर्मुलेट। सर, दुनिया की हर जंग का इख्तिताम टेबल टॉक के ऊपर होता है। बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं, अल्टीमेटली जाहिर है ये भी टेबल टॉक होनी है, लेकिन हाउ फार विल इट गो सर? देखिए, इसमें बहुत मेरा ख्याल है कि जो कार्रवाई हुई है जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टीटीपी की कार्रवाइयां हो रही थी, थोड़ी सी उजलत के अंदर जो है वो कार्रवाई दोनों तरफ से की गई है। पाकिस्तान को भी जैसे मैंने कहा फूंक के कदम रखना है। देखें, अफगानिस्तान की जो तारीख है ना, सदियों तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जो दौर था, अलेक्जेंडर के दौर से आप देख लें जो BC 400 BC के अंदर से तब तक आज तक इसको ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स कहा जाता है अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान के अंदर चंद ही वो जो पीस का जो मोमेंट होता है वो दो कबाइल के दरमियान में जब फसलों का मौसम होता है वही पीस होता है, अदरवाइज ये लोग तो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें उठा के बैठे होते हैं। तो अब बड़ा जरूरी है, तो जाहिर है बड़े इससे तो साबित होता है ना, बड़े रेजिलिएंट है, किसी भी मतलब आप चलते चले जाए और ये चलाते रहेंगे, आपको इसमें कोई इसमें नुकसान अल्टीमेटली हमें होगा, हम भी थकेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं सर, अब अमेरिका कहाँ खड़ा है? मुझे जरा अमेरिका के रोल पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर। यूएस कहाँ है, यूएस कहाँ स्टैंड करता है? जी देखें, अमेरिका ने ना 20 साल से बहुत कुछ सीखा है। अमेरिका ने यह सीखा है कि वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर आना उनके लिए बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को लेके आज तक वो दोबारा से डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर नहीं आना चाह रहा।
अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार बगराम एयरबेस की बात करता है, और वो किसी भी तरह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो लोकेशन थी वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, और करंटली भी पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की आपको बहुत ज़्यादा अनायतें और नवाजिशें नज़र आ रही हैं, वो आने वाले वक्तों में जो अमेरिका के इस रीजन के अंदर जो भी इरादे हैं और एस्पिरेशंस हैं उनको पाया तकमील तक लाने के लिए वो यहाँ के मुख्तलिफ ममालिक को मोहरों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अब डायरेक्टली यूएसए अफगानिस्तान में नहीं आ रहा तो कहीं हम इनडायरेक्टली अमेरिका की विल के ऊपर तो ये काम नहीं कर रहे, कहीं कल को जाके ये सारे का सारा जो मलबा है ये पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंची होगी। इतने को ही काफी समझना चाहिए। लास्टली एंड वेरी क्विकली, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट से कहा और फिर नेतन्याहू भी तारीफें कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ में ज़मीनों आसमान के कुलाबे में ला रहे हैं। अभी तो ठीक तरीके से पीस प्रोसेस भी अभी तो इनिशिएशन है, तो उसी में ये सब हो गया, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहा कि ये तो दोनों एक ही सिक्के जी पिछले प्रोग्राम में भी ना रेहान मैंने कहा था ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म का ना एक इरा है। लीग ऑफ नेशन बनी तो मैंडेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकतवर जो अकवाम थी उनको कमजोर अकवाम के ऊपर काबिज कर दिया गया कि जब ये ताकतवर अकवाम चाहेंगी तब इनको वो इंडिपेंडेंट कर देगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके पास यूनाइटेड नेशंस बनी, तो उसके नतीजे में फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी जो कि छठा ऑर्गन है आपकी यूनाइटेड नेशंस का। ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी यही काम था कि वो कब्जा करो और कब्जा करने के बाद उसको एक लीगल जस्टिफिकेशन दे दो। बिल्कुल इसी तरह से डेविड कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, ओस्लो अकॉर्ड हुआ, और इस वक्त ये जो पीस प्रोसेस का आप नाम ले रहे हैं, बुनियादी तौर पर यह मरहलावार इजराइल की डोमिनेशन इन द रीजन और उसको फिर लीगली जस्टिफाई करने के जो मेथड्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। देखिए ये जो पीस डील है ना, ये दो जंगों के दरमियान एक इंटरवल है। वो कहते हैं कि पीस की डेफिनेशन ये है कि वो दो जंगों के दरमियान एक मुख्तसर जो वक्फा होता है उसको आप अमन कहते हैं। इस अमन के दौरान अब क्या होगा कि इजराइल दोबारा से, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कट उनको वार्निंग भी दी कि यहाँ पे अब आप रुक जाओ, और उधर से इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो जो नेतन्याहू है उसने इसको तस्लीम कर लिया, और उधर से हमास जो है वो भी री आर्मामेंट होगी और वो दोबारा से री आर्म्स हो जाएगी, और कुछ अरसे के बाद ये इजराइल किसी भी बात को जस्टिफाई एक बहाना बनाते हुए दोबारा से अटैक कर देगा। और वहां पे जो क्लिनजिंग है, एथनिक क्लिनजिंग, वो अल्टीमेट पर्पस है इजराइल का और नेतन्याहू का, कि जितनी ज्यादा जो डेमोग्राफी चेंज है, अब 67-68 हजार जो लोग, बिल्कुल सही, ये सफर के दौरान एक पड़ाव है, मामूली सा तवक्कुफ है, मंजिल नहीं है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली फानी साहब, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।